Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll learn about a new chapter which is all about tribes, Dikus and the vision of golden age. So today we'll start a new chapter of our history which is all about tribal, Dikus and the vision of golden age. Tribal people कौन है जो forest में रहते हैं? Dikus is the word used for the outsiders जो बाहर से आके रहते हैं एंड हम एक गोल्डन एज की बात करेंगे विजन फॉर द गोल्डन एज भी गोल्डन एज क्या किस सिचुएशन किस एज को गोल्डन एज कहा गया है सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर लिसन टू इट वेरी केयरफुली सो व्हाट हैपेंड इज दिस इज द टाइम ऑफ 1895 वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री तो पास्ट में ही जाएंगे ओके तो पास्ट की बात करें बैक देन इन 1895 देयर वाज अ मैन named Birsa. He was seen roaming in the forest and the villages of Chota Nagpur in Jharkhand region. So बिरसा नाम के एक आदमी 1895 के दौरान बड़ा घूमता हुआ दिखाई दिया जंगलों में डिफरेंट विलेजेस के अंदर. He was visiting different places. और कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम? छोटा नागपुर region of Jharkhand state. Okay. And it was believed that उस समय लोग मानते थे ये जो बिरसा है दिस मैन ही हैड मिरेकुलस पावर बहुत ही जादुई शक्तियाँ हैं इसके पास कि ये कोई भी दैट ही कुड क्योर ऑल द डिसीज एंड मल्टीप्लाई द फूड ग्रेन्स. भाई इतनी पावर है इतनी शक्तियाँ हैं इस मैन के पास दैट ये कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता है और जितने भी फूड ग्रेन्स है उसको मल्टीप्लाई मतलब डबल द अमाउंट कर सकता है. एंड बिरसा declared himself that God has appointed him to save people from the trouble and also free them from the slavery of the Dikus. वो क्या बोलता था? बिरसा बोलता था कि मुझे भगवान ने चुना है तुम लोगों की मदद करने के लिए जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए. ऑल्सो इस टाइम पे जो बाहर से आए हुए थे लोग ब्रिटिशर्स के अंडर एज स्लेव उनके नौकर की बंधुआ की तरह जो काम कर रहे थे उनको भी फ्री करने की ड्यूटी मेरी है. टू फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिकूज. दिकूज मतलब जो आउटसाइडर पीपल यहाँ आके रूल कर रहे हैं उन आउटसाइडर्स से छुटकारा फ्रीडम दिलवाना हमारे लोगों को किसका काम है? बिरसा का काम है और भगवान ने बिरसा को चुना है. एंड सून इट वॉज सीन दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगेन फॉलोइंग बिरसा. तो बहुत कम टाइम में ही बिकेम वेरी फेमस एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट गॉड हैज सेंट हिम टू क्योर देयर प्रॉब्लम. लोगों ने उसको मानना शुरू करा उसके भक्त बन गए उसको फॉलो करना शुरू किया और सोचने लगे कि शायद भगवान ने ही इनको भेजा है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए. सो टॉकिंग अबाउट बिरसा he was a man who was born in a family of Mundas. So Munda is a tribal group of Chota Nagpur region in the state of Jharkhand. Okay, tribal group क्या? आदिवासी people. These scheduled tribes. So you guys need to mention how many tribes do we have in India. Also, he was from the Munda family, right? So Mundas वाले तो followers थे ही उसके पास. अदर रीजन नियर बाई रीजन के जैसे अदर ट्राइब्स थी लाइक संथाल्स एंड ओरांस यहाँ इन ट्राइब से भी उसके फॉलोवर्स थे. ओके सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. मुंडास संथाल्स एंड ओरांस दीज आर द नेम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप. आदिवासी लोगों के संगठन थी ये. ओके सो डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट. ऑल्सो ऑल ऑफ दिस फॉलोअर्स कोई भी किसी को अपना गुरु या किसी को फॉलो करना क्यों शुरू करता है? बिकॉज या तो रीज़न क्या है वो खुश नहीं है अनहैप्पी है कोई प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में. सेम यहाँ के लोगों के साथ हो रहा था. जो संथाल्स थे ओरांस थे मुंडास ग्रुप के जो ट्राइबल लोग थे आदिवासी थे दे वर रियली अनहैप्पी हैड मैनी प्रॉब्लम्स वर डिसअपॉइंटेड विद द लाइफ. देयरफॉर दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ लीडर हु वाज बिरसा who they thought had the magical powers to cure all of their problem. Okay, so this is the base around which the story will revolve. Chapter will be studying how did Birsa solve the problem of the tribal people, who were Dikus, ये outsider लोग कौन थे जिनसे परेशान थे tribe, and
how did their life finally changed? Get the answer of all the above question in this chapter. सब चीज समझेंगे हम और क्या कुछ हुआ सब समझ में आएगा. Okay, so talking about the tribal people, in our 7th class also we have studied one entire chapter about the tribals, right? So tribal कौन है? They are the people living in the forest, okay, जिनको हम आदिवासी भी बोलते हैं, right? So अगर इनको डिफाइन करना हो तो कैसे हम डिफाइन करते हैं? ट्राइबल पीपल कौन है? These are the people living together without any social division. जैसे नॉर्मल सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, हम फॉलो करते हैं, ये ब्राह्मण्स हैं, ये जाट्स हैं, डिफरेंट हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की. तो यार ट्राइबल पीपल एक साथ रहते हैं और इनके बीच में कोई भी सोशल डिवीजन नहीं है, कास्ट के बेसिस पे कोई बंटवारा नहीं है, बल्कि दे शेयर अ कॉमन टाई ऑफ किनशिप. उनके बीच में एक कॉमन चीज क्या है कि दे ऑल बिलीव दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर लैंड. ओके, एक ही तरह के हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, खून का रिश्ता बोल सकते हैं हम इसको. सो दे बिलीव इन द टाइज ऑफ किनशिप and therefore they believe in living together without any social division. Okay, so now let's learn how did the tribal group live. Okay, so we are talking about the 19th century and different people were following different activities. अब हर तरह के लोग अलग अलग काम करते थे, अलग लोग अलग काम. Okay, so let's see what were these different activities. Some of them were jhum cultivators. Okay, जुम कल्टिवेटर्स क्या होते हैं? जुम कल्टिवेशन इज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन अभी मैं समझाऊंगी क्या प्रोसेस रहता है. तो कुछ लोग क्या थे उस टाइम पे ट्राइबल ग्रुप के अंदर? जुम कल्टिवेटर्स. जब हम जुम कल्टिवेटर्स की बात करते हैं तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग मतलब एक बार फसल उगाई, हार्वेस्ट निकाला, फिर अगली जमीन पे चले गए. ओके, ट्राइबल पीपल है, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, एक पैच क्लियर किया, वहाँ पूरी फार्मिंग की, क्रॉप्स उगाई, वहाँ से फसल काटने के बाद अगला पैच क्लियर किया और वहाँ फार्मिंग स्टार्ट कर दी. शिफ्टों में कल्टीवेशन करेंगे, देयरफॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो इट इज डन ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट एरिया. पहले छोटे सा स्मॉल पैच में, छोटे से हिस्से में फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, उस लैंड को खाली करके उसके ऊपर वो अपने क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, इसलिए हम इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं. ओके, सो व्हाट दे डू हियर इज द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप. ट्री का ऊपर वाला हिस्सा काट दिया एंड बाय दिस नाउ द सनलाइट विल बी एबल टू रीच टू द ग्राउंड. और जब सनलाइट नीचे आ जाएगी ना, पहले बहुत बड़ा ट्री है तो ट्री की वजह से सनलाइट रुक रही है, तो पहले तो ट्री का ऊपर का ट्री टॉप काट दो ताकि नीचे तक सनलाइट आए. अब जो नीचे का रिमेनिंग पार्ट बचा है, ट्री का जो ट्रंक बचा है, दे यूज्ड टू बर्न इट. जला देते थे उसको. सो दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड इन ऑर्डर टू क्लियर इट फॉर द कल्टीवेशन. बचे हुए जो ट्री था, ऊपर का तो काट दिया ट्री टॉप, नीचे का जो ट्रंक बचा है उसको जला देते थे. क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन चाहिए होती थी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके एक ज़मीन का हिस्सा तैयार करते जहाँ वो अपनी कल्टीवेशन कैरी आउट कर सके. नाउ जलने के बाद राख तो आएगी. सो आफ्टर बर्निंग द रिमेनिंग पार्ट दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ऐश. दे यूज्ड टू स्प्रेड दैट ऐश ऑन द ग्राउंड टू प्रिपेयर द लैंड. ऐश को, जो राख को पूरी ज़मीन पे बिछा देते थे. वाई? बिकॉज ऐश कंटेन्स potash and potash is really good for increasing the fertility of soil. ताकि soil जो है ज़्यादा fertile हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में उनकी फसलें उग सके. So अब लैंड तैयार हो गई है, ज़मीन तैयार है फसल उगाने के लिए. After this they used to sow the seeds and after the harvest was ready, फसल तैयार हो गई है, पक्के काटी, उस लैंड को छोड़ के वहाँ ऐसे ही सेम पैच अगला क्लियर कर लेते थे. So they used to move forward and started cultivation in a shift. शिफ्टों में छोटे छोटे पैच को क्लियर करते, फसल उगाते, वहाँ से फसल तैयार होकर मिलने के बाद अगला पैच क्लियर करते एंड सिमिलर प्रोसेस वाज कैरिड आउट. ओके, तो हमने अभी बात की झूम कल्टीवेटर्स की. क्या होता है इसके अंदर? जस्ट अ क्विक रिविजन. सपोज दिस इज द फॉरेस्ट एरिया. ओके, ट्रीज हैं, ट्रीज का
टॉप जो है ये कट कर दिया, नीचे वाला पार्ट बचा। ओके, क्यों कट किया? ताकि सनलाइट नीचे तक आ सके, ग्राउंड तक, और ये ट्री टॉप रिस्ट्रिक्ट ना करे सनलाइट को। अब नीचे वाला जो ट्रक बचा हुआ है, ट्री ट्रंक, उसको आप बर्न कर देंगे। जलने के बाद क्या आएगी? ऐश। ऐश यहाँ रहेगी पूरे टाइम सॉइल पे कुछ टाइम तक, तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐश के अंदर पोटैश बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। अब सॉइल तैयार हो गया। आफ्टर दिस दे विल सो द सीड्स एंड प्रिपेयर देयर क्रॉप्स। क्रॉप्स तैयार होने का तब हार्वेस्ट, तब फसल काट लेंगे, उनको फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे। सिमिलरली दे विल मूव अहेड एंड फाइंड आउट अ न्यू और अ नेक्स्ट पैच जहाँ वो ऐसे ही कल्टीवेशन कैरी आउट करेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जूम कल्टिवेटर्स। डिफरेंट पीपल, different area and different activities, and one of the common activities at that time was the jom cultivation. So जब उनकी फसल पक के तैयार हो जाती थी, okay, they used to move forward and find a new place to cultivate the same. Okay, so जब वो आगे चले जाते थे, जो पुराने वाला फील्ड जहाँ उन्होंने कल्टीवेशन की थी, the field was left fallow for several years. फैलो मतलब खाली छोड़ देते थे, उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करते थे। क्यों? ताकि खाली छोड़ देंगे तो ज़मीन फिर से, जो सॉइल है, फिर से रिकवर कर लेगा एंड इट विल अगेन बी रियली गुड फॉर द कल्टीवेशन। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या बोलते हैं? कौन सी ज़मीन को बोलते हैं? इट रेफर्स टू अ फील्ड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल, जिसको कुछ समय तक खाली छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं, सो दैट द सॉइल कैन रिकवर इट्स फर्टिलिटी, ताकि सॉइल फिर से अपने आप को रिकवर कर सके, फिर से फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो सके। टॉकिंग अबाउट where the shifting cultivation is practiced, it is mainly practiced in the region of northeast India and the central Indian region. Okay, also the tribal people used to depend upon their movement within the forest to be able to grow crops. अब ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे, इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहें। ओके, मूवमेंट होती रहे उनकी विद इन द फॉरेस्ट एरिया, ताकि वो अलग अलग पैचेस को क्लियर कर सके, एक टाइम के लिए एक पैच पे अपनी क्रॉप्स उगा सके, एंड ताकि वो सरवाइव कर सके। ओके, as I have told you, in the 19th century different people were following different activities. कुछ लोग तो जूम कल्टिवेटर्स थे जो हमने अभी पढ़ा, and some of them were the hunters or the gatherers. हंटर्स कौन? जो शिकार करेंगे एनिमल्स वगैरह का। ओके, एंड गैदरर्स जो जाके जैसे फ्रूट्स, रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब प्रोडक्ट कलेक्ट करके लाएंगे। ओके, सो सम ऑफ देम वर हंटर्स और गैदरर्स। नाउ लेट्स सी हु आर दिस पीपल। These are the people who depends upon hunting of animal and gathering of forest produce. या तो वो हंटिंग करेंगे एनिमल्स की, उनका शिकार करके मीट तैयार करके खाएंगे, या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, जो बहुत कुछ चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिल सकती है, प्लांट से मिल सकती है, वो वहाँ से गैदर इकट्ठा करके लाएंगे, कलेक्ट करके लाएंगे, ताकि अपना घर चला सके। ओके, so these were the people who saw forest as an essential for survival. इन लोगों के लिए जंगल बहुत ज़रूरी था ताकि वो सरवाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके। ओके, क्यों ज़रूरी था? क्योंकि they were gathering the forest produce. ओके, अब एग्जाम्पल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में अबाउट द कॉन्स. द कॉन्स आर अगेन अ ट्राइब लिविंग इन द ओडिशा स्टेट. ओके, ओडिशा स्टेट के ट्राइबल पीपल है कॉन्स. ओके, सो ये लोग भी क्या करते थे? दे यूज टू कलेक्टिवली हंट, क्योंकि एक तो ट्राइब है, आदिवासी ग्रुप है, साथ ही रहेंगे सब लोग मिलजुल कर, तो मिलजुल कर पहले जाके कलेक्टिवली हंट करते थे, जाके शिकार करते थे, आके उसको पकाते थे और मीट को डिवाइड करके खाते थे. एंड ऑल्सो दे यूज टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एक्सेट्रा, जो कुछ भी उनको खाने का सामान फॉरेस्ट से मिल सकता था लाते थे. एंड दिस इज हाउ दे यूज टू सर्वाइव. ओके, ऑल्सो गाइज यू शुड रिमेंबर द ट्राइब ऑफ द पर्टिकुलर रीजन एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पता होना चाहिए अगर कौन सा है तो कहाँ की ट्राइब है, ओडिशा की. इससे पहले हमने मुंडास किए थे, मुंडास कहाँ के हैं, झारखंड के. So similarly you should be aware of the different tribes of different region as well. So talking about more of the Kon tribe,
और वो लोग क्या करते थे फॉरेस्ट से? दे ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट सल एंड मोहा. सो सल इज अ टाइप ऑफ ट्री, okay, and moha is a flower which was used for both the purpose, eating purpose also, and for making alcohol. Okay, so apart from hunting animals and gathering the forest produce, they also used to extract the sul, which was sold in the market at a good price, and also the moha, which was a flower जो कि खाने के लिए और also making the alcohol purpose, this flower was used. Okay, they also use many shrubs as medicinal purpose. Shrubs क्या होते हैं? छोटे छोटे हमारे छोटे plants. Okay, उनसे काफ़ी सारी छोटे plants से they used to make different medicine at that time, and also used to sell the forest produce in the local market. और जाके उसको local market में बेचते भी थे जितने भी वो local अपने forest से produce gather करके लाए हैं. Okay, also a very important thing, they also used to supply the kusum and plash flowers. Okay, you can google it and see the plash tree and also the kusum tree. ये flowers हैं, ये दोनों flowers उस टाइम पे बेचे जाते थे. क्यों? क्योंकि these flowers were used to color the clothes. डाई पर्पज से भी यूज करते थे. ओके, इफ यू विल सी द इमेज ऑफ द प्लाश ट्री, यू विल सी इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ट्री. ओके, प्लीज इमेज जरूर देखना सो दैट यू कैन रिलेट मोर. सो प्लाश और कुसुम जैसे फ्लावर्स भी बेचते थे फॉरेस्ट से लाके, सो दैट बाहर मार्केट में जो लोग टेक्सटाइल या क्लोथ की काम करते हैं उनको बेचे ताकि वो कलर कर सके अपने क्लोथ्स को. सो यू मस्ट बी थिंकिंग, हंटिंग से मीट आ गया, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, तो ये क्या राइस और वीट नहीं रिक्वायर्ड है? ऑब्वियस है, वो भी खाते होंगे ना. सो ये राइस और वीट कहाँ से आते थे उनके पास? दे यूज टू एक्सचेंज इन द लोकल मार्केट फॉर देयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जो फॉरेस्ट से गैदर करके लाए हैं लोकल मार्केट में जाके कुछ अपने लिए रख लिया, कुछ वो जाके मार्केट में दे देते थे और बदले में राइस और वीट खरीद लेते थे. ओके, ऑल्सो विद टाइम वी हैव सीन दैट there were some of the tribal people who used to do odd jobs in the villages like building of roads, working as labor. कुछ लोग इनमें से ऐसे भी थे जो बड़े ही काम भी करते थे, गांव-गांव जाके काम करते थे, कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ काम करते थे, या किसी लैंडलॉर्ड के पास एज लेबर इन देयर फील्ड काम करते थे. ओके, एंड फिर हम देखेंगे जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, श्रैंक हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, तो जो ट्राइबल पीपल है दे विल स्टार्ट वंडरिंग हियर एंड देयर फॉर द सर्च ऑफ जॉब. ठीक है ना? तो तब फॉरेस्ट सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, सामान मिलने बंद हो जाएंगे. ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्या कुछ होगा. तो वो लोग जगह जगह घूमेंगे ताकि उनको नौकरी मिल सके और उनको काम मिल सके. लेकिन कुछ लोग थे जो तैयार थे काम करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ट्राइब ऐसी भी थी like that of Begas. Okay, ये फिर से एक ट्राइब है जो सेंट्रल इंडियन रीजन में पाई जाती है. ये Begas they denied to work for others. इन्होंने बोला हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, we only want our forest back. हमें अपने जंगल ही वापस चाहिए क्योंकि जंगल ही है जो हमारी नीड फुलफिल कर सकता है. So we'll see how Begas denied to work for others and they only wanted their forest. क्योंकि उनका मानना था कि दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट और वो और किसी के लिए काम नहीं करेंगे. अभी तक हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बेसिस पे देखा है. कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग झुम कल्टिवेटर्स थे, कुछ लोग हंटर्स या गैदरर्स थे. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द पीपल एट दैट टाइम वर हर्डर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट द एनिमल हर्डर्स और सम ऑफ देम हर्डेड एनिमल्स. ओके, तो कौन लोग हैं जो लोग कैसे गुजारा करते हैं? पशु पालन करके. ओके, एनिमल्स को दे यूज टू हर्ड इट एंड रेड इट. ओके, तो पशुपालन करते थे. और किस कौन कौन से एनिमल्स का ये रेयरिंग और हर्डिंग करते थे? एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, kettles में cow, buffalo, everything. Okay, so these are the animals which were reared at that time, and these are the people who were among the pastoralists. Pastoralist कौन? जो कल्टिवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
जब वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह तो अपने साथ अपने एनिमल्स को भी ले जाते थे जो उन्होंने एज पालतू अपने साथ रखे हुए हैं. ओके, इट इज ऑल द वे सेम एज इफ आई स्टार्ट हर्डिंग द एनिमल्स फॉर और दी हर्डिंग द केटल्स फॉर द मिल्क पर्पस. अगर मैं बहुत ज़्यादा गाय भैंस रखूँ ताकि मुझे मिल्क मिल सके. सिमिलरली they also used to herd animals like sheep, goats, kettles. Okay, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब थी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को रखती थी. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स. वन गुज्जर कौन है? जो सिर्फ वन से फॉरेस्ट से ही डिपेंडेंट रहेंगे. ओके, देन लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, दे यूज टू हर्ड केटल्स. ओके, गाय भैंस रखते थे. देन गडीज ऑफ कुल्लू, दे यूज टू हर्ड शीप, भेड़ रखते थे. एंड बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे यूज टू हर्ड गोट, बकरियां रखते थे. ओके, सो डिफरेंट ट्राइब ऑफ डिफरेंट रीजन rearing and herding different type of animals. And some of the people from the 19th century took the settled cultivation. कुछ लोग क्या प्रेफर करते थे? एक जगह ही रुकना, वहाँ रहते थे, वहीं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी आउट करते थे और वहीं बसते थे. एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते थे वो. ओके, अगर मैं सेटल्ड कल्टीवेशन की बात करूं तो आज की टाइम पे भी हम लोग सेटल्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. जिनकी ज़मीन है, ज़मीन अपनी ज़मीन पे खेती करो, वहीं फसल उगाओ, खाओ पियो, ऐश करो. राइट, ये तो है नहीं ना आज एक ज़मीन पे है, कल को वहाँ फसल काटी तो अगली ज़मीन पे चले गए. लाइक दैट ऑफ दी people we have studied in this video. Who are the people? Like we have studied in the case of Jum cultivators, right? So now let's see about the settled cultivation. They used to settle down at one place and carry out the agricultural activity at one place. They did not move from one place to another, leading to अब एक जगह दूसरी जगह नहीं जाओगे, परमानेंटली एक ही जगह पे रहोगे. तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, द लैंड राइट्स. मतलब जिस ज़मीन पे जो अपनी खेती कर रहा है वो ज़मीन उसी की है. ओके, सो लाइक इन द केस ऑफ कॉर्न्स वी हैव सीन, जो कॉर्न्स है वो अपनी एक्टिविटी प्रैक्टिस करते थे, तो वो जहाँ ज़मीन पे वो एक्टिविटी प्रैक्टिस करेंगे वो ज़मीन उन्हीं की हो जाएगी. ओके, सो सेटल्ड कल्टीवेशन के साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है लैंड राइट्स का, जो आज तक हम फॉलो करते हैं. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, सो उन्होंने देखा जो सेटल्ड ट्राइब थे, डिफरेंट कैटेगरी पढ़ी हमने. कुछ लोग हमारे हंटर्स या गैदरर्स हैं, या कुछ लोग जैसे सेटल्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पीपल दे सॉ द सेटल्ड ट्राइब. तो सेटल्ड ट्राइब के एग्जाम्पल कौन है? लाइक द गॉट एंड द संथाल्स, दे वर कंसिडर्ड टू बी मोर सिविलाइज्ड. ब्रिटिशर्स इनको ज़्यादा अच्छे नज़रिए से देखते थे और उनको लगता था कि ये लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू अदर ट्राइब. ओके, हु ऑल आर प्रैक्टिसिंग द जुम कल्टीवेशन, द हंटर्स एंड द गैदरर्स आर हु वर द एनिमल हर्डर्स. उन सबसे अच्छा कौन है और सबसे अच्छे पढ़े लिखे कौन लगते थे? सिविलाइज्ड लोग कौन लगते थे? द सेटल्ड कल्टीवेटर्स. So that's it for today's video, guys. It's time to turn up your brain. Number one question for the day is name the tribes. Name all the tribes that we have studied in this lecture along with their region. आपको रीजन के हिसाब से सारी ट्राइब्स के नाम लिखने हैं, जितने भी ट्राइब्स के नाम हमने इस वीडियो में किए हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइब्स हु वर द एनिमल हर्डर्स. और कौन सी ट्राइब है जो कि एनिमल हर्डर्स थी. एंड यू ऑल्सो नीड टू मेंशन what type of animal they used to herd and rear. Okay, and lastly the last question, define the term fallow land. आपको define करना है fallow land term से आप क्या समझते हो. So thank you so much for watching the video, and also do not forget to like, share and subscribe to my channel Economics Window by Garima Singh. And also if you find this video helpful, then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video. Once again, thank you for watching.